नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक होगा वृद्धि और विकास। इस टॉपिक से हमारे टेट सीटेट और सुपर टेट में क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखिए, ये टॉपिक हम पढ़ने से पहले अपने थोड़ा पिछले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमने देखा था, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, ये टॉपिक हमारा उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इसको उसके बाद पढ़ना ही सही रहता है। ठीक, देखिए, ये टॉपिक हमारा जो वृद्धि और विकास है, इसके बाद हम कुछ इससे संबंधित जुड़े हुए सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, पिछला टॉपिक हमारा जो था, उस उम्मीद है कि आपको उससे सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन कवर ना हो रहा हो, जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। देखिए, आज का हम टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, हमको इसमें देखना है कि हमारी वृद्धि क्या होती है, हमारी ग्रोथ क्या होता है और हमारा डेवलपमेंट क्या होता है ना। ग्रोथ देखेंगे और डेवलपमेंट देखेंगे, इनसे जुड़े हुए हम कुछ प्रिंसिपल देखेंगे, ये हमारे वृद्धि और विकास कैसे होता है और इस हम इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। और हम वृद्धि और विकास को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे या एक डायग्राम के चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे कि हमारा वृद्धि और विकास क्या होता है। चलिए, देखिए, वृद्धि हमारी क्या होती है, ग्रोथ हमारा क्या होता है। ग्रोथ एक शारीरिक प्रक्रिया है ना, यह एक हमारी शारीरिक प्रक्रिया है जो अपने समय के हिसाब से चलती है। देखिए, यह हमारी एक शारीरिक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है जो समय के हिसाब से चलती है। शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया ना। इससे हम अपने शरीर में या किसी के शरीर में वृद्धि या कमी देख सकते हैं ना, कि उसका शरीर कितना बढ़ा और उसके शरीर में कितना क्या हुआ ना। और देखिए, यह हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वृद्धि हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन विकास हमारा स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जैसा हमें वातावरण मिलेगा वैसा हमारा विकास सुनिश्चित होगा। लेकिन वृद्धि हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और यह हमारी नेचुरल भी होती है, यह ऑटोमेटिक होती है, यह हमारी डीएनए आधारित होती है। यानी कि हमारे जो वंश से हमें जीन में मिलता है, जो हमारे जीन्स के माध्यम से आता है, ये उसी पर आधारित होती है। और इसको हम बायोलॉजिकल प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रक्रिया, ये हमारी बायोलॉजिकल प्रक्रिया भी होती है। लेकिन ग्रोथ हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट हमारा क्या होता है। डेवलपमेंट, देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमें किसी वातावरण के ना, किसी वातावरण के संपर्क में आकर हमारा कैसा विकास हो रहा है, मतलब कि हमें बदलाव कैसे आ रहे हैं ना। वातावरण के संपर्क में आकर होने वाले परिवर्तन ही हमारे क्या है, होने वाले परिवर्तन, यही हमारा है वातावरण। ठीक है, देखिए, वातावरण हमारी जीवन पर्यंत चलता है, वो विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है ना, यह हमारा जीवन भर निरंतर चलता रहता है। लेकिन इसकी गति कभी धीमी कभी तेज हो सकती है, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हमारी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हमारी कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि 21 साल के बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है ना, तो हाइट हमारी ग्रोथ ही है, हमारा शारीरिक विकास ही हमारा ग्रोथ है ना। देखिए, यह प्रक्रिया हमारी स्टेप बाय स्टेप एक समय सीमा तक ना, जैसे बाल्यावस्था हो गया, बाल्यावस्था ना, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये हमारी स्टेप बाय स्टेप एक समय सीमा तक चलती रहती है। देखिए, हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए, वृद्धि
वृद्धि हमारी क्या है? देखिए हमारा शारीरिक विकास, ये हमारी वृद्धि है ना। ये हमारा शारीरिक विकास जो होता है यही हमारी वृद्धि होती है, जिसको हम देख सकते हैं। हमारा ये तो शारीरिक विकास है ना, कि हमारी कितनी हाइट हो गई ना, ये हमारा शारीरिक विकास से संबंधित है ना। और हमारा विकास क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा मानसिक विकास, यानी कि हमारा मानसिक विकास कितना हुआ, हमारे संवेग, हमारे इमोशंस कितना डेवलप हुए ना, हमारा सामाजिक विकास कितना हुआ, यानी कि हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, और हमारे संवेग, हमारे इमोशंस ना, मानसिक संज्ञान, ये सब कितना विकसित हुआ, यही हमारा होता है विकास, जो वातावरण के संपर्क में आकर के अपनी दिशा बदलता है। आपको वातावरण जैसा मिलेगा, आपको दिशा वैसी ही प्रदान होगी ना। देखिए ये क्या है, देखिए ये शारीरिक वृद्धि है ना, ये हमारी एक शारीरिक वृद्धि है, और यह है, इसको हम माप सकते हैं। ये हमारी क्या है, वृद्धि है। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, मीजर भी कर सकते हैं ना, ये हमारी मात्रात्मक होती है। ठीक है, चलो हम इनमें अंतर समझते हैं क्या होता है। देखिए ग्रोथ हमारी क्या होती है, यह हमारी वृद्धि तथा वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी इसको हम देख सकते हैं ना, और केवल आकार बढ़ने से संबंधित होता है, यानी हमारा आकार, हमारे शरीर का आकार कितना बढ़ रहा है इससे संबंधित होता है। लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते हैं भाई। विकास हमारे व्यवहारों को कोई देख सकता है क्या कि कितना बढ़े? वो तो जब हम प्रकट करेंगे तभी समझ में आएगा ना। देखिए IQ, इमोशंस, इंटरेस्ट, भाषाई प्रकार, अंडरस्टैंडिंग, ये सब हमारे विकास ही हैं। यानी हमारा IQ कितना डेवलप हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 साल के बालक का या IQ अभी 5 साल के बालक के बराबर हो ना। ये उसके वातावरण के कारण हो सकता है ना, और ये उसके जीन के कारण भी हो सकता है ना। और इमोशंस, उसका इमोशंस कितना डेवलप हुए, ये भी होता है। इंटरेस्ट, उसकी किसी चीज के प्रति कितनी रुचि है, यह सब हमारे वातावरण से संबंधित होता है। और भाषाई प्रकार, यानी वह अपनी भाषा कितना सीख पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ कितनी बन रही है किसी चीज के प्रति ना। देखिए यह हमारी एक निश्चित, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी एक निश्चित होती है ना, लेकिन हमारा विकास जीवन पर्यंत लगातार चलता रहता है। और देखिए वृद्धि की गति एक समय अंतराल के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास लगातार, बस धीमा और तेज हो सकता है लेकिन लगातार होगा ना, जीवन पर्यंत होगा। आपको गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक विकास हमारा चलता रहता है। देखिए ये हमारा जैविकी कारक है, बताया ना आपको कि हमारे जैविकी कारक है, हमको ये वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन हमारा वातावरण क्या है भाई, वातावरण हमारा, ये हमारा विकास है ना, ये हमारा वातावरण ही कारक है ना। देखिए जन्मजात प्रवृत्ति है, मैंने बताया ना आपको वंशानुक्रम से मिलती है ये, लेकिन हमारी मूल प्रवृत्ति है। हमको जैसा वातावरण मिलेगा वैसा हमें विकास होगा, और वैसे ही हमारे व्यवहार प्रदर्शित होंगे ना। ये हमारे दिशात्मक, देखिए हम लोग अभी देखेंगे आगे दिशात्मक और चरणबद्ध क्या होता है ना। हम लोग देखेंगे दिशात्मक की वृद्धि हमारी किस दिशा में होती है ना, ये अभी हम आगे देखेंगे जब हमारा आएगा सेफलोकाइडल, हम उसमें समझेंगे इसको सही से। देखिए ये हमारा रेखी और निश्चित, ये हमारा एक दिशा में होता है, वृद्धि हमारी एक दिशा में होती है, लेकिन विकास हमारा मानसिक, भाषागत, सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, यह हमारा विकास जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसी तरह से उसका विकास हो जाएगा। देखिए अगर कोई बालक, एग्जाम्पल समझिएगा आप, अगर कोई बालक इंग्लैंड का है, अगर वो पैदा तो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है ना, उसका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसको जन्म के बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मान लो अगर इंडिया ले आए, ठीक है, तो इंडिया आकर रहे और वो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहे, तो आप बताइएगा कि वो क्या पैदा इंग्लैंड में हुआ तो वहाँ की भाषा इंग्लिश है, लेकिन जब वो हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर रहेगा, बताइए आप कि वो हिंदी बोलेगा या इंग्लिश, क्या सीख पाएगा भाई? स्वाभाविक सी बात है कि उसको वातावरण मिला हिंदी का, तो हिंदी ही सीख पाएगा ना, वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा विकास होता है जो वातावरण के संपर्क में आकर बदलता रहता है। देखिए हमारी मूर्त तथा प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है। देखिए आपके घरों में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो 1 साल में कैसा था, 2 साल में कैसा हुआ, 3 साल में कैसा हुआ ना, तभी हम इसको बोलते हैं, इसको हम देख सकते हैं और हमारे प्रत्यक्ष सामने होता है। लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते हैं कि भाई आपके इमोशंस कितना डेवलप हुए, आपके व्यवहार कैसे हुए
ये हम देख पाएंगे क्या? ये हम कभी नहीं देख सकते हैं। देखिए मात्रात्मक, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा इसको हम माप सकते हैं ना, इसका मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा गुणात्मक होता है। क्या? विकास। विकास को हम माप नहीं सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारा वृद्धि और वातावरणीय कारक यानी विकास यानी जैविक कारक और वातावरणीय कारक मिल जाते हैं, तभी हमारे किसी व्यक्ति का संपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित होता है। यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए वृद्धि और विकास को मिला देने से क्या होता है, या जैविक कारक और वातावरणीय कारक के मिल जाने से क्या होता है, हमारे व्यक्ति का क्या होता है, संपूर्ण परिवर्तन होता है। ये आपको याद में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे ना। इसकी परिभाषाएं क्या हैं? देखिए हमारे हरलाग महोदय जी ने इसकी परिभाषा दिया था, विकास बड़े होने तक सीमित नहीं होता है। इन्होंने बताया कि विकास केवल बड़े होने तक सीमित नहीं होता है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था की लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। यानी कि हम अपने प्रौढ़ा अवस्था पर जब जो क्रम होता है हमारा उसको प्राप्त करने का, वो भी निहित होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी जब विकास हो जाता है, जब तभी व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं आती हैं। और देखिए मेरे दिट महोदय के अनुसार परिभाषा है हमारी, कुछ लेखक आवृत्ति का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के अर्थ में करते हैं, जबकि विकास का विभेदीकरण में ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि हमारा वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, ये किस समय में कैसे बढ़ता है। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारी वृद्धि, सबसे पहली बात आप समझिएगा कि ये हमारा डायग्राम, ये हमारा जो गया है लाइन, ये हमारी कभी जीरो से नहीं शुरू होगी। क्योंकि देखिए अधिगम में भी बहुत सारी बुकों में जो अधिगम के डायग्राम हैं और उसमें ये गलत दिया होता है। बहुत सारे अध्यापक गलत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कभी भी जीरो से नहीं चालू होगी। ठीक है? क्योंकि देखिए जब बालक गर्भ में होता है, जभी से बालक कुछ ना कुछ सीखता है ना, जभी से बालक कुछ ना कुछ सीखता है। कोई भी कभी भी शून्य नहीं होता है ना, जीरो से शुरुआत बालक नहीं करता है, गर्भ से ही कुछ ना कुछ सीख करके आता है। तभी इसको हम बोलते हैं कि यह हमारा शून्य कभी नहीं होता है। देखिए हमारा 6 माह तक बालक, उसमें क्या क्या वृद्धि होती है ना। 1 साल का बालक, 1.5 साल का बालक, देखिए हम समझते हैं कि हमारा 6 माह तक का बालक क्या क्या सीख जाता है। देखिए 6 माह का बालक हमारा जब होता है तो वह क्या होता है, वीपिंग। वो अधिकतर क्या होता है उसमें कि वो रोता ही रहता है ना। उसका मेन काम क्या होता है, बीपिंग, रोता ही रहेगा सारा दिन ना। और सकिंग, उसको क्या है, उसको केवल स्तनपान करना आता है ना, सकिंग। यानी वो बालक हमारा स्तनपान कर लेता है। अब हमारा जब बालक धीरे धीरे बढ़ता है 1 साल की तरफ, तो उसी बालक में वही बालक हमारा रेंगने लगता है ना, रेंगना सीख जाता है। ठीक है? ये बालक हमारा रेंगना सीख गया। अब इसके बाद में जब बालक हमारा ये बढ़ता है 1 से 1.5 साल तक, तो क्या होता है, जो ये रेंगना सीखेगा तो यह थोड़ा अपने रेंगने में तालमेल बिठाएगा और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करेगा, और ये धीरे धीरे वॉकिंग करने लगेगा ना, वॉकिंग सीख जाएगा। यानी खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाएगा। जब चलना सीखा तो भाई अब उसमें शैतानी बढ़ेगी, जब तो दौड़ने का भी प्रयास करेगा ना। तो जब हमारा बालक 1.5 से 2 साल का होता है तो हमारा चलने के साथ साथ में रनिंग भी करने लगता है, यानी दौड़ने की भी कोशिश करता है ना। अब क्या होता है, जब वो 2 से 3 साल तक आगे बढ़ेगा तब उसमें क्या होगा, देखिए उसमें अब रनिंग के साथ साथ में कुछ छोटे छोटे शब्द भी आने लगेंगे, जैसे माँ, पा ना, या फिर कोई कोई छोटा शब्द बोल लेगा। यानी इसमें इसको वावेल का ज्ञान हो जाएगा, यानी वो शब्द बोलने लगेगा। और कोई
छोटे छोटे वर्ड भी बोलना सीख जाएगा। जब ये सीखेगा ना, तो जब ये आगे बढ़ेगा अपना 3 से 4 साल की अवस्था में, तो जब ये वावेल और छोटे छोटे वर्ड सीख गया, तो अब ये वर्डों को जोड़कर बोलना सीख जाएगा ना। जैसे माँ, मम्मी, पापा ना, उनका एक फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसमें इसको वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन। देखिए अभी हम बताएंगे आपको कि इसके साथ साथ विकास कैसा होता है। पहले हम वृद्धि समझते हैं ना, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, पहले वृद्धि इसके बाद में विकास देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बालक जब हमारा बढ़ता है 4 से 5 साल तक, देखिए इसको वर्ड फॉर्मेशन आ गया। जब इसको वर्ड फॉर्मेशन आ गया, जब ये माँ पा बोलने लगा, तो अब ये उन शब्दों को जोड़कर बोलने लगेगा। और यही अवस्था होती है बालक के नर्सरी की ना। आपने देखा होगा यूकेजी, एकेजी, इसी के बाद में बालक को नर्सरी में भेजा जाता है ना, यही उसकी सही एज होती है ना। क्या 4 से 5 या 5 साल के बाद, ठीक है। देखिए अब इसको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, अब ये वाक्य बोलना सीख जाएगा, वाक्य बनाना सीख जाएगा सॉरी। अब देखिए जब ये 5 साल के ऊपर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था किंडरगार्टन, व्यक्तिगत भिन्नता में हम लोगों ने पढ़ा था किंडरगार्टन क्या होता है, किसने दिया, फ्रोबेल महोदय ने दिया था ना। अब इसमें बालक ये सामाजिक हो जाएगा। देखिए किंडरगार्टन में बालक खेल खेल में सीखता है ना, अब ये बालक इसमें सामाजिक बनेगा। देखिए जैसे ही बालक 6 महीना का होता है, हम उसका विकास देखते हैं, उसमें विकास क्या होता है भाई। देखिए जैसे ही बालक हमारा 6 महीने का होता है, जब ये वीपिंग करने लगेगा, सकिंग करने लगेगा ना, और जब इसके आगे बढ़ेगा 1 साल तक में, तो क्या होगा कि बालक जब रेंगना सीखेगा ना, और इसको अपने हाथ पैर बढ़ाने की योग्यता हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं मोटर एबिलिटी। यानी जब बालक अपने हाथ पैर बढ़ाने लगे, थोड़ा थोड़ा रेंगने लगे, यही हमारा होता है मोटर एबिलिटी ना। ये हमारा 1 साल तक होता है ना। और कॉम्प्रिहेंशन, जब वो चलना सीखेगा धीरे धीरे, तो भाई क्या होगा कि अब उसमें तालमेल बैठाना सीख गया, तो ये हमारा 1.5 साल तक कॉम्प्रिहेंशन करना सीख जाता है। जब ये कॉग्निटिव, अब इसका संज्ञान कब विकसित होगा भाई, संज्ञान विकसित होगा जब बालक 2 साल तक पहुंचेगा, जब वो वॉकिंग और रनिंग, अब उसको संज्ञान हो गया कि मुझे कैसे कैसे पैर रखना है, तेज पैर रखना है तो दौड़ूंगा, आराम आराम से चलना है तो धीमे चलूंगा ना। ये जब ये बालक पहुंचता है कितने 2 साल तक, तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है ना, संज्ञानात्मक विकास होता है। और जब बालक हमारा पहुंचता है कितना 3 साल तक, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको कि वावेल वर्ड ना, तो हमारे इसमें भाषा का विकास होने लगता है, तो भाषा का विकास होने लगता है। लेकिन जब बालक हमारा पहुंचता है 3 से 4 साल तक, तो भाषा को पूरी तरह सीख लेता है, और इसको इसमें अब व्यवहार उत्पन्न होने लगते हैं कि व्यवहार कैसा करे। और जब हमारा ये आता है 4 साल में, तो ये अपने व्यवहारों को भी सीख जाता है कि इसको कैसे व्यवहार करने हैं ना, हंसना है, रोना है, किसी के सामने क्या करना है ना। और देखिए आपने देखा होगा जब बालक 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, जब आपके घर में कोई अगर रिलेटिव आता है, तो वो अगर बच्चों को पैसे देते हैं, तो घर वाले अगर उसको आंख दिखा देंगे, तो बालक उसको नहीं लेता है। तो यही होता है व्यवहार, कि बालक व्यवहारों को समझने लगता है, उसमें व्यवहारों का ज्ञान हो जाता है। अब हमारा सोशल डेवलपमेंट, जब बालक हमारा 4 से 5 या उसके आगे बढ़ेगा ना, या फिर जब हमारा किंडरगार्टन की अवस्था में पहुंचेगा, तो बालक में सामाजिक विकास हो जाएगा। क्योंकि जब बालक अपने विद्यालय जाने लगेगा ना, बालक अपने विद्यालय जाने लगेगा, तो वहाँ पर वो तरह तरह के बच्चों से मिलेगा, अपने संगी सहपाठी बनाएगा, उनके साथ में खेलेगा। यही हमारा होता है सोशल डेवलपमेंट ना। देखिए यह चार्ट आपको यूट्यूब में इस चार्ट के माध्यम से कोई अभी तक नहीं पढ़ाता है, ना कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, अब क्या है हमारा, देखिए इनके फैक्टर हैं, हमारे वृद्धि और विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं।
ना। ये हमारे होते हैं, एक देखिए वृद्धि हमारी होती है जैविक वंशानुक्रम के अनुसार ना, और विकास हमारा होता है वातावरणीय। तो ये दोनों फैक्टर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। देखिए जैविक या वंशानुक्रमी फैक्टर हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी बुद्धि हो गई, बुद्धि, देखिए बुद्धि ये हमें जैविक यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिल जाती है ना। समझिए कैसे कि बुद्धि अगर हमारी है तो अगर किसी के घर परिवार माता पिता की बुद्धि मंद बुद्धि के हैं या फिर प्रखर बुद्धि के हैं, आप दोनों समझिएगा ना। अगर प्रखर बुद्धि के उसके माता पिता है या उसका वंशानुक्रम जो है, उसके जीन्स जो हैं अगर प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति के हैं तो वह व्यक्ति मंद नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति प्रखर कुछ ना कुछ होगा ना। मंद होने की संभावना उसकी एकदम 90.99% कम रहती है। अगर कोई मंद है तो प्रखर ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इसको सही वातावरण मिला ना, वातावरण को प्रभावित कर देंगे। अगर प्रखर वाले बालक को भी सही वातावरण नहीं मिला तो वो भी मंद में पहुंच जाएगा ना। और अगर मंद बालक को अच्छा वातावरण मिला तो प्रखर में पहुंच नहीं सकता है, लेकिन उस सीमा तक जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। देखिए मानसिक स्थिति क्या होती है, मानसिक स्थिति कि आपकी संवेगात्मक स्थिति कैसे है, आपके मन की स्थिति कैसी है, वही आपके विकास को भी और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अगर आपको सही से नींद अगर नहीं आएगी, अगर आपको सही से कोई चीज़ करने में मन नहीं लगेगा, अगर आपको सही से भोजन करने में मन नहीं लगेगा, तो आपकी वृद्धि कैसे सही से हो पाएगी भाई, आपका विकास कैसे सही से हो पाएगा, नहीं होगा ना। यही हमारी मानसिक स्थिति होती है। देखिए रोग भी क्या होता है, अगर जैसे आपको अगर सूखा रोग है तो क्या आपका विकास सही से हो पाएगा, क्या आपकी वृद्धि लगातार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह इसको रोकेंगे ना। शारीरिक बनावट, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, ये आपकी जैविक यानी आपके वंशानुक्रम के द्वारा तय होती है ना। देखिए अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र वगैरह से हैं, अगर आपके माता पिता की किसी की शारीरिक बनावट थोड़ा कैसी है, छोटी है, तो आप में भी शारीरिक बनावट उन्हीं के अनुसार हो सकती है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे हमारी एड्रिनल ग्रंथि, जैसे हमारा अग्नाशय, ये सब भी हमारे क्या वृद्धि और विकास को, वृद्धि को या विकास को प्रभावित करते हैं। पौष्टिक भोजन, भाई पौष्टिक भोजन कैसा है ना, अगर आपको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो आपकी वृद्धि सही से नहीं होगी ना। पौष्टिक भोजन भी हमारे विकास को, हमारी वृद्धि को प्रभावित करता है। लेकिन वातावरणीय कारक क्या होते हैं, हमारा भौगोलिक कारक ना। देखिए भौगोलिक कारक हमारे वृद्धि और विकास में कैसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के, ठंडे प्रदेशों के, ठंडे देशों में प्रदेशों के लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ज़्यादा कामगार होते हैं, ज़्यादा सुंदर होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन गर्म प्रदेशों के लोग, जहाँ चीज़ें आसानी से मिलती हैं, या नॉर्मल क्षेत्र के लोग कम सक्रिय होंगे ना, कम कामगार होंगे ना, और कम सुंदर होंगे और आलसी ज़्यादा होंगे। देखिए पारिवारिक वातावरण क्या होगा, आपको आपके परिवार से जैसा वातावरण मिलेगा, आपका विकास, आपकी वृद्धि वैसे ही होगी। आपको आपके विद्यालय से जैसा वातावरण मिलेगा, अगर आपके परिवार में ना, अगर आपके परिवार में रोज लड़ाई होती रहती है मम्मी पापा के बीच, किसी के बीच, तो आप भी सीखेंगे क्या यार लड़ते ही रहते हैं, तो आप में भी वो गुण आएंगे। अगर आपके विद्यालय में बड़ों का आदर करने के लिए नहीं सिखाया जाएगा तो आप भी सोचेंगे क्या यार, विद्यालय में सिखाया नहीं गया तो आप घर परिवार में क्यों करेंगे ना। सामाजिक वातावरण, आपका समाज कैसा है, अगर आप किसी ऐसे समाज से आते हैं, मान लीजिए जहां सब लोग IAS हैं ना, पूरा समाज ही IAS है, तो आप सोचेंगे कि हम भी IAS क्यों ना बने ना। तो आपका सामाजिक वातावरण भी आपके विकास को प्रभावित करता है।
और सांस्कृतिक वातावरण, आपका कल्चर कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके त्यौहार कैसे हैं, आपका धर्म कैसा है, ये सब हमारा सांस्कृतिक वातावरण होता है ना। और ये भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधे आते हैं, इनके अंदर से नहीं आते हैं, इसलिए हम आपको इनके अंदर ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कि आगे क्या है। अब इनके सिद्धांत हैं, इनके प्रिंसिपल हैं ना, इसके वृद्धि और विकास के। देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, जब यह कहता है कि वृद्धि हमारी और विकास लगातार चलता रहता है, लेकिन वृद्धि हमारी एक समय सीमा में रुक जाती है, लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। यही कहता है, चलते तो लगातार हैं लेकिन वृद्धि एक समय सीमा तक रुक जाती है, लेकिन यह हमारा अविराम गति से लगातार जीवन भर चलता रहता है, लेकिन कभी धीमा और कभी तेज होता है ना, क्या विकास, लेकिन वृद्धि एक समय सीमा में रुक जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृद्धि एक समय सीमा में रुक जाती है, लेकिन जब तक चलती है तो लगातार चलती है ना। और विकास हमारा जीवन पर्यंत लगातार चलेगा, लेकिन कभी इसकी गति क्या धीमी होगी, कभी इसकी गति तेज होगी, लेकिन चलेगा लगातार। जैसे हमारा हृदय होता है ना, लगातार पंपिंग करता है, ऐसे ही हमारा विकास का निरंतरता का सिद्धांत भी कहता है ना। देखिए इसमें नीचे क्या बताया गया कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास अत्यंत तीव्र होते हैं ना। शैशवावस्था में जो वृद्धि और विकास होते हैं तीव्र होते हैं, उसके बाद में कुछ वर्षों में धीमे हो जाता है तथा वृद्धावस्था में नगण्य हो जाता है। क्या वृद्धि ना, वृद्धि हमारी वृद्धावस्था में नगण्य होगी, लेकिन विकास हमारा नहीं होगा। विकास हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए क्या होता है हमारा कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या कहता है, इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों का विकास भिन्न भिन्न दिशा में होता है। हाँ देखिए ये आप समझिएगा कि अगर आप लोग दो दोस्त हैं, राम श्याम, अगर राम के परिवार के सभी लोग पुलिस में है, मान लीजिए पुलिस है ना, या फिर और कुछ है, और श्याम के परिवार के सभी लोग मान लीजिए टीचर हैं ना, तो क्या होगा कि श्याम और राम, ये राम को अपने घर परिवार से ऐसा वातावरण मिलेगा कि वह पुलिस में जाए, लेकिन श्याम को ऐसा वातावरण मिलेगा कि वह अध्यापक जाए बने, उसके लिए अध्यापक सबसे अच्छी जॉब होगी ना। तो यही बोलता है हमारा सिद्धांत कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, यानी उनको जिस दिशा में मोड़ा जाएगा वैसे ही होगी। एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास में भिन्नता होती है ना। कहता है कि कोई एक ही बालक है, उनको या आयु के दो, एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और संवेगिक तथा चारित्रिक। हाँ देखिए ये समझिएगा कि ये क्या कहता है सिद्धांत, कहता है कि एक ही आयु के दो बालकों में क्या दो बालक या दो बालिकाओं में सेम नहीं होंगे। हाँ मैंने आपको बताया ना ये चीज अभी। और देखिए समझिए कैसे होता है ये, मान लीजिए 10 साल का ये हुआ राकेश, 10 साल का हुआ सुरेश। तो कभी कभी क्या होगा भाई कि राकेश और सुरेश ना, इसकी वृद्धि आपको ये ज्यादा दिखेगा कि इसकी वृद्धि ज्यादा हो गई है, कभी कभी दिखेगा कि इसकी वृद्धि कम हुई है ना, कभी कभी इसका कॉग्निटिव विकास ज्यादा हो जाएगा, इसका मानसिक विकास ज्यादा होगा और इसका सामाजिक विकास ज्यादा होगा, लेकिन इसका कम हो पाएगा। यानी ये हमारा होता है जीन्स के कारण क्या वृद्धि वाला विकास, और ये हमारा जो होता है कॉग्निटिव, सामाजिक, व्यवहारिक, ये सब हमारा होता है वातावरण के कारण। यानी कि इनको जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही इनका विकास होगा, और इनके जैसे जीन्स होंगे इनकी वैसे ही वृद्धि होगी। यही हमारा कहता है क्या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अब आगे हमारा आता है पारिमार्जिकता का सिद्धांत। क्या कहता है सिद्धांत, विकास की गति तथा दिशा में पारिमार्जन किया जा सकता है। हाँ देखिए आप किसी बालक को
जैसा माहौल देंगे ना, अगर आप किसी बालक को माहौल देंगे, देखिए समझिएगा बात, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि कैसे बदल सकते हैं कि अगर कोई बालक 10 साल का है, अगर वो 2 साल तक मान लीजिए किसी ऐसे देश में रहा जहां वो इंग्लिश बोल सॉरी बोली जाती थी, कितने 2 साल तक ना, इसके बाद में 8 साल जब हुए तो यहाँ पर आ गया, कहाँ, जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी। तो अब भाई क्या होगा, वो बालक ने इन 8 सालों में जो भी भाषा इंग्लिश सीखी होगी ना, वही आकर हिंदी में यहाँ मैच कर देगा और हिंदी में ज़्यादा जोर देगा। यही होता है हमारा परिमर्जितता का सिद्धांत कि हम किसी को जैसा वातावरण देंगे उसका क्या, उसका वृद्धि और विकास वैसा ही होगा, उसका विकास वैसा होगा ना। सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति वांछित दिशा में की ओर तथा उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ये होता क्या है। देखिए अब क्या होता है, हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है। देखिए इसमें बताता है आपको कि आपके जैसे माता पिता होंगे ना, ये समझिएगा आप इससे कि इसमें बताता है आपको कि आपके जैसे माता पिता होंगे, देखिए वैसे ही आप भी होंगे ना। देखिए समान प्रजाति के विकास में प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। वस्तुतः जो जैसा है वह वैसे को ही जन्म देता है। प्रत्येक प्रजाति चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। देखिए अगर आपके पास डॉग है, अगर आपके पास कुत्ता है तो उसका जो बच्चा होगा पिल्ला वो उसी के जैसा होगा। बिल्ली है, जो बिल्ली का बच्चा होगा तो उसी के जैसा दिखेगा। मछली है, जो उसकी संतानें होंगी वैसी ही दिखेंगी। चूहा है, उसकी संतानें चूहा की तरह नहीं दिखेंगी। देखिए क्या क्या कुत्ते का पिल्ला जो होता है, जो उसका बच्चा होता है, क्या वह दिखेगा भैंस की तरफ, क्या वह दिखेगा गाय की तरफ, क्या वह दिखेगा मानव की तरफ? ऐसा नहीं दिखेगा ना भाई। मानव का बच्चा जो होगा वह वैसा ही तो दिखेगा, मानव की जैसा ही तो दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो दिखेगा गधे के जैसा ना, मानव के जैसा ही दिखेगा। यही हमारा कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत ना। अब देखिए आगे देखते हैं समन्वय का सिद्धांत। अब इसमें क्या कहता है भाई, देखिए समन्वय का सिद्धांत क्या होता है आप समझिएगा सही से कि देखिए विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध का जब समन्वय हो जाता है, यानी जब बहुत सारे अंग होते हैं, जब उनके विकास में सभी अंगों का समन्वय हो जाता है, यानी सभी का उसको ज्ञान हो जाता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। देखिए जैसे कोई बालक है ना, तो क्या करेगा, पहले वह अगर वो चला रहा है पैर तो पहले वह पूरे पैर को चलाएगा। कैसा पैर है भाई ना, पहले वह पूरे पैर को चलाएगा ना। धीरे धीरे अब वो जब वो पैर चलाना सीख जाएगा तो उंगलियां चलाएगा ना। यही हमारा कहता है क्या समन्वय का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति पहले वह पूरा अंग चलाना सीखता है, उसके बाद उनमें समन्वय, उनमें तालमेल बैठा करके वह उसके विभिन्न अंगों को चलाना सीखता है ना। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि हम अब पढ़ेंगे दिशात्मक, यानी दिशात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, डायरेक्शनल डेवलपमेंट का सिद्धांत क्या होता है। देखिए इसमें हमारे 3 सिद्धांत होते हैं, यही हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए समझिएगा आप, देखिए ये हमारा हुआ सेफलोकाइडल यानी मस्तोदमुखी। इसमें ये क्या सिद्धांत हमारा बताता है, मस्तोदमुखी सिद्धांत हमारा बताता है कि पहले बालक अपने हेड क्षेत्र का नियंत्रण करना सीखता है, यानी हेड क्षेत्र को चलाना सीखता है। इसके बाद में धीरे धीरे वह धड़ क्षेत्र में आता है और धीरे धीरे वह कहाँ, उंगलियों की तरफ आता है। यही हमारा कहता है कि यह हमारा हेड टू टो यानी कि हेड टू फुट
की दिशा की ओर विकास होता है। यही हमारा कहता है सेफलोकाइडल का सिद्धांत। और हमारा नियर टू डिस्टेंस यानी निकट दूर का सिद्धांत कहता है कोई भी बालक पहले अपने किसमें केंद्र के अंगों पर संचालन सीखता है ना, फिर धीरे धीरे वह केंद्र के बाहर के अंगों पर संचालन पर नियंत्रण सीखता है। पहले वो इनमें संचालन और नियंत्रण सीखेगा, इसके बाद वह धीरे धीरे केंद्र की बाहर की तरफ सीखेगा ना। यानी कि इसमें ये बताता है कि पहले केंद्र के अंगों का विकास होता है, इसके बाद में केंद्र के बाहर के अंगों का विकास होता है। और हमारा स्पाइरल डेवलपमेंट क्या कहता है कि किसी भी बालक या व्यक्ति का विकास लगातार चलता रहता है, विकास लगातार चलता रहता है, लेकिन उसकी गति कभी धीमी और कभी तीव्र हो जाती है। देखिए यही विकास हमारा सबसे अच्छा होता है, जो लगातार चले लेकिन उसकी गति कभी धीमी कभी तेज हो जाती है। ये हमारा कहता है स्पाइरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। ठीक है, देखिए अब इसको हम समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या दे रखे हैं, समझिएगा। सिद्धांत हमारा क्या कहता है, जन्म पूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि अधोगति यानी हेड टू फुट। मैंने बताया आपको ना, आपको केवल अब पढ़ना केवल है, अब समझना है ना। सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र का, इस धड़ क्षेत्र का, और इसके बाद में पैर क्षेत्र का ना विकास होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले मस्तिष्क का, फिर धड़ का, फिर पैर का, ये हमने समझ लिया। और देखिए निकट दूर विकास क्या, मैंने बताया आपको कि बालक पहले केंद्र के स्थित अंगों की का संचालन करना सीखता है या नियंत्रण सीखता है, उसके बाद में दूर स्थित अंगों पर नियंत्रण या संचालन सीखता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में उंगलियों पर ना। मैंने आपको बताया कि पहले वह ऐसे चलेगा ना, जब यहाँ सीखता हुआ जाएगा, यहाँ सीखेगा, फिर यहाँ सबसे बाद में पहुँचेगा, यहाँ सबसे बाद में पहुँचेगा। यही हमारा होता है क्या, निकट टू दूर का सिद्धांत। वर्तुलाकार मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया कि विकास हमारा लगातार चलता रहता है, लेकिन कभी धीमा कभी तेज हो जाता है। वही चीज़ है, विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास के पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है और कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ जाती है ना। जैसे ही आप देखिए, आप अगर किसी चीज़ का अधिगम किए होते हैं, अगर आपने जैसे मान लीजिए कि साइकिल चलाना सीखा ना, जब आप उसको सीख गए, अगर आप उसको 2-3 साल ना चलाएं, तो जब आपको 2-3 साल बाद चलाएंगे तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आप भूलेंगे नहीं, वो आपकी गति धीमी होगी, लेकिन जैसे अभ्यास करेंगे फिर से आगे बढ़ जाएगा ना। यही हमारा कहता है विकास का वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत।